दोस्तों, जय श्री राधे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमारे सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 28 तारीख को भी एग्ज़ाम था, 29 को भी था। मैंने 28 और 29 के पेपर अपनी वीडियो में डाले हुए हैं। आज मैंने 9 जनवरी का पेपर जो है वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है कि वो पेपर कैसा आया था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे। बहुत ही मुश्किलों से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं। ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने इसमें बताने की पूरी कोशिश की है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो हम वीडियो को बिना लंबा किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भवाई डांस कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, 9 तारीख के पेपर में पूछा गया है कि भवाई डांस कहाँ होता है। ये जो भवाई डांस होता है, ये औरतें अपने सिर पे मटका रख के डांस करती हैं। यह डांस राजस्थान में होता है। ओके, तो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया है कि ये जो भवाई डांस होता है ये राजस्थान का डांस होता है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा डांस है जहां महिलाएं सर पर घड़ा रख के डांस करती हैं। देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन है। सर पे घड़ा रख के औरतें नाचती हैं, कौन से डांस बोलते हैं उसको, भवाई डांस बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, ये राजस्थान में होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो डायरेक्ट मैंने आपके सामने लेकर आई हूँ। जो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों बच्चों को याद थे तो उन्होंने मुझे बताए हैं, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कुछ है जो मैं मात्र आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चों को पूरा याद नहीं था। उन्होंने ओनली बोला है कि मैम इस टॉपिक से आया था, इस टॉपिक से आया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पूरे आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से संबंध बनाकर रख सकते हैं। मूत्र संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक या फिर संवेगात्मक। इसका करेक्ट आंसर होगा मूत्र संक्रियात्मक। मूत्र संक्रियात्मक, मूर्त, ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक इसमें होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, बैन हिले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत में स्तर की न्यून रूप से संभावित है। यह आयु पर डिपेंड करते हैं, यह अनुक्रमिक पर डिपेंड करते हैं, यह अनुभव पर डिपेंड करते हैं, या फिर यह विख्यात हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बैन हिले की जो थ्योरी है वह आयु पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में प्रतिभाशाली किस प्रकार से होती है, प्रतिभाशीलता, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से होती है। तो देखिए, बुद्धिगम्य में उच्च स्तर बुद्धिगम हो गई, ठीक है ना, उच्च स्तर। अगर बच्चे की बुद्धि जो है उच्च स्तर की होगी तभी तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा। तो इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये करेक्ट ऑप्शन था इसका। वो जो ऑप्शन थे वो याद नहीं है बच्चों को, तो मैंने आप लोगों के सामने डायरेक्ट आंसर लेकर आई हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला है कि मैम ये निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है। निपुण का फुल फॉर्म जो है 9 तारीख के पेपर में, आज के पेपर में जो है पूछा गया है। तो इसका देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि निपुण है क्या, ठीक है ना। जो निपुण होता है वो NEP, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो उसका कहना है, वो ये क्या है ना, निपुण लेकर आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहना है निपुण के जरिए कि जो ग्रेड 3 के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ये स्टूडेंट आ जाते हैं अपने 9 साल तक के बच्चे, 9 ईयर तक के, 9 ईयर तक के बच्चे, फिर 9 ईयर से जो कम के बच्चे हैं, जैसे कि 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, इन्हें बेसिक, जैसे कि मान के चलिए माइनस, प्लस, काउंटिंग,
रीडिंग, राइटिंग, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये उनको आना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें उनको आना चाहिए, ये बोला गया है किसमें, निपुण में। ओके, तो निपुण का जो है फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमर्सी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। याद कर लीजिए, पूछा जा रहा है, काफ़ी पूछा गया है ये, और शायद आज न्यू क्वेश्चन ये हमें देखने को मिला है, तो ये जो है शायद आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। किसका प्रयोग स्थानीय मानक शिक्षण में नहीं किया जाता। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए थे जिन सबका उपयोग स्थानीय मानक शिक्षण में होता था, लेकिन जियोजेब्रा है, इसका प्रयोग जो है स्थानीय मानक शिक्षण में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियोजेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। देखिए, पूछा गया है कि सोच में मूल आवृत्ति और जो सोच होती है, देखिए इतना याद करिए आप कि अगर कहीं भी सोच में ये आ जाता है कि बच्चा कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपने मन से कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, तो वो 110% रचनात्मकता में ही जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के जो है पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता, बच्चों को ऑप्शन याद नहीं थे तो उन्होंने मुझे नहीं बताया है। वैसे सिंपल बात है कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता यही है कि बच्चा जो है सेंटर्ड में होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा कहीं ना कहीं से चारों ओर से अगर देखा जाए तो बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता हुआ होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शनों में से आपको कोई भी ऑप्शन अगर वहाँ देखने को मिलता है जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा सक्रिय है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्शन जो है आप यहाँ पे करेक्ट करके आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रचनात्मक कक्षा में खालिस्तान सीखने का केंद्र है। देखिए, एक रचनात्मक कक्षा, रचनात्मक यानी बच्चे का विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो रहा है बच्चा, तो देखिए रटकर याद करना, रखकर नहीं होगा, ये रटकर होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। रटकर याद करना, रटकर याद करने में कहाँ बच्चे का विकास हो रहा है, अर्थ बनाकर सीखना, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, अर्थ बनाकर सीखना। बच्चा खुद अर्थ बना रहा है, खुद इसको सीख रहा है, तो ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें बच्चा एक्टिव है, इसमें बच्चा सीख रहा है, खुद से खुद अर्थ बना रहा है, खुद सीख रहा है, तो ये रचनात्मक कक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, सेक्स इज मेड ऑफ एंड जेंडर इज मेड ऑफ, ठीक है ना। सेक्स जो है वो सेक्स में अपना आ जाता है बायोलॉजिकल, सेक्स क्या है, सेक्स बायोलॉजिकल है, और जेंडर क्या है, जेंडर सोशल है। तो इसमें बायोलॉजिकल आ जाएगा, इसमें सोशल आ जाएगा। क्यों, महिला, अब जैसे सेक्स में चलो तो महिला बच्चे को जन्म देती है, तो क्या हो गया, तो वो जैविक हो गया एक तरीके से, है ना, जैविक हो गया, बायोलॉजी में आ गया वो। और जेंडर क्या है, जेंडर जो है वो समाज ने बनाया है। जेंडर किसने बनाया है, ये समाज ने बनाया है कि ये आदमी है तो ये कपड़े पहनेगा, ये महिला है तो ये कपड़े पहनेगी, आदमी ये खेलेगा, महिला ये खेलेगी, ये महिला नहीं खेल सकती है, महिला यहाँ नहीं जाएगी, आदमी यहाँ जाता है, औरतें रोती हैं, आदमी रोते नहीं हैं। तो ये सब क्या है, ये सोशल है, ये सामाजिक है। जेंडर क्या है, सामाजिक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पेपरों में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कुछ जो बॉयज़ लोग हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और गर्ल्स लोग क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तो ये किसके ऊपर है, तो ये किसको जो है वो कर रहा है, तो ये जेंडर है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा वो, सॉरी आंसर तो दिया ही हुआ है, बायोलॉजिकल एंड सोशल। सेक्स क्या है, सेक्स बायोलॉजिकल है, और जेंडर क्या है, सोशल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र में बैगन से बनी हुई डिश का नाम क्या है। देखिए, ये महाराष्ट्र की जो डिश है ये पूछी गई है आज के पेपर में, ये पहले के पेपर में नहीं पूछी गई है, ये न्यू क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है कि महाराष्ट्र में बैगन से बनी हुई डिश का नाम क्या है।
ठीक है। तो भारली भंगी इसका डिश का नाम है, आप लोग याद करके जाइए। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग देख लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ था मैथ में, ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में। आप इनको देख के, इनको सॉल्व करके इनके आंसर निकालिए, जो ऑप्शन में होंगे आंसर जो करेक्ट हो उनको आप टिक करके आइएगा। देखिए अब हम फिर आ गए हैं सीडीपी के क्वेश्चन पे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग और खालिस्तान ने दिया। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, ये हम जानते हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और था जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन था वो व्यक्ति? पियाजे। कौन था वो व्यक्ति? पियाजे। जो पियाजे थे उन्होंने और कोहलबर्ग ने, दोनों ने मिलकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने भी दिया अपने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, सीडीपी। देखिए सीडीपी के मैं कुछ टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिनसे क्या है क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पियाजे से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाइगॉट्स्की से क्वेश्चन पूछे गए थे, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन पूछे गए थे, लर्निंग और आईक्यू से भी क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्रॉस मोटर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए ग्रॉस मोटर से 29 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था एक, और वो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों के सामने में लेकर आई हूँ। जो मैंने 29 तारीख का जो पेपर डाला हुआ है अपने चैनल पर, प्लीज़ 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 आप उसे भी देखिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से भी जो है आए हैं, तो काफ़ी मिलते जुलते हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि ईवीएस में जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है ईवीएस के क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन है उसमें, उससे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आज के पेपर में फंसे हुए हैं। ठीक है ना। तो ईवीएस की वो वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी, आई होप कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आज के एग्ज़ाम के लिए। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ आप लोग जाके वो वीडियो को देखिए, और आप देखिए कि मैंने मेन उसी टॉपिक पे वो वीडियो बनाया हुआ है जो जिस टॉपिक से ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन बना हुआ है इसमें। हम नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी से भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन बना है। डेवलपमेंट का प्रिंसिपल भी पूछा गया है। NEP 2020 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये NEP 2020, NCF, ये सारे मैंने जो भी EVS के जो क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन ये मैंने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप लोग जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना। जेंडर से क्वेश्चन बना हुआ है। जेंडर से देखिए मैंने आपको पीछे बताया है अभी इसी वीडियो में पीछे। ठीक है ना, कि जेंडर होता है सोशल। ठीक है ना, मैंने आपको बताया। देखिए स्कीनर और चॉम्स्की से क्वेश्चन बने हैं, लेकिन इन बच्चों का कहना है कि ये संस्कृत की पेडागोजी में पूछे गए हैं। ठीक है ना। स्कीनर और चॉम्स्की के जो क्वेश्चन हैं वो संस्कृत में पूछे गए हैं। स्कीमा से क्वेश्चन बनाया। देखिए बच्चों स्कीमा से क्वेश्चन आया है। स्कीमा से क्वेश्चन 28 को भी आया है, 29 को भी आया है, और आज के पेपर में भी जो है स्कीमा से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए हम ईवीएस पे आ गए हैं। ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईवीएस के कौन कौन से पूछे गए हैं? हाथी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी के ऊपर जैसे कि हाथी की कुछ वो हैं फैक्ट हैं दिए हुए हैं, इसमें से सही क्या है गलत क्या है, ऐसा ये क्वेश्चन मैंने अभी हम आगे बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो पूछा गया है हाथी के बारे में। ठीक है। असमी भाषा, देखिए भाषाओं के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो असमी भाषा के ऊपर आया कि असम में कौन सी भाषा बोली जाती है। एक आई थिंक मिजोरम भाषा के ऊपर भी क्वेश्चन मतलब आया हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे। थीम पूछी गई हैं। थीम 29 तारीख के पेपर में भी पूछी गई थी। ठीक है। राजस्थान के डांस के बारे में पूछा गया है। राजस्थान का डांस मैंने अभी आपको वीडियो जैसे स्टार्ट की है तो शुरू में आपको बताई है राजस्थान डांस के बारे में। बछेंद्री पाल के बारे में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। पेट्रोलियम से क्वेश्चन बना हुआ है। मधुबनी माउंटेन पे ऑक्सीजन क्यों लेकर जाते हैं? ठीक है ना, माउंटेन पे ऑक्सीजन क्यों लेकर जाते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है।
महाराष्ट्र की डिश जो बैंगन से बनाई जाती है, महाराष्ट्र की डिश के बारे में भी मैंने आपसे जो है ऊपर उसके बारे में चर्चा की है कि महाराष्ट्र की कौन सी डिश है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि अंडे कौन देता है, बच्चे कौन देता है। ये क्वेश्चन जो है ईवीएस से बना हुआ है। मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा, देखिए मिजोरम में तो मिजो बोली जाती है, हम जानते हैं ना। ठीक है, और अन्य भाषा, मिजोरम की भाषा आई है, देखिए असमी की भाषा आई है और मिजोरम की भाषा पूछी गई है। 29 के पेपर में मिजोरम से डांस पूछा गया था। ठीक है ना। देखिए मैप से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, मैप से लगातार पेपर में मैप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में 2 किसी में 3। अरब सागर से क्वेश्चन बना हुआ है कि अरब सागर से जुड़े भारतीय राज्य हमें बताना है कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाए तो प्लीज़ एक बार मैप चेक करके ज़रूर जाएं, मैप देखकर ज़रूर जाएं कि कौन सा राज्य किसके पास है, कौन सा राज्य किसके बगल में है। ठीक है ना, कौन सा राज्य किस दिशा में है, ये आप ज़रूर देख कर जाएँ। यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दिल्ली, जयपुर, राजस्थान की दिशा पूछी जा रही है और शायद आपके एग्ज़ाम में किसी और की दिशा पूछी जाए, किसी और राज्य की। ठीक है ना, तो आप लोग मैप एक बार ज़रूर देख कर जाइए, उसको रीड करके जाइए। और देखिए पंछी के बारे में जो है क्वेश्चन बना हुआ है, आगे आगे हम निकालते हैं। इसमें पंछी से क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने जो अपनी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इससे पहले जो ईवीएस की वीडियो डाली है, टॉप क्वेश्चन डाले हुए हैं उसमें ईवीएस के, उसमें मैंने पंछी से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं जो कुछ भी इसमें बता रही हूँ वो सब कुछ देखिए पेपर आज हुआ है, लेकिन वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं वो सारे उसमें हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिए वो वीडियो को। तो पंछी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पंछी है जो अपनी गर्दन को घुमा लेता है, पंछी अपने कान क्यों हिलाते हैं, पंछी अपनी गर्दन क्यों हिलाते रहते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पंछी से रहते हैं, तो ये पूछा गया है पक्षी के बारे में। ठीक है ना, या फिर ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है पक्षी के बारे में कि रात को उनको किस रंग का दिखाई देता है। जो पक्षी होते हैं ना, जो पक्षी रात को देख सकते हैं तो उन्हें वस्तु किस कलर की दिखाई देती है, तो उनको वस्तु जो है ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। ठीक है ना, उन्हें वस्तु कैसी दिखाई देती है, ब्लैक एंड वाइट। देखिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं 28, 29, 30, तो ये तीनों पेपर में ही पूछा गया है। आज के पेपर में भी जो है मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। ये चावल को पीसकर चावल के रंगों से, फूलों के रंगों से बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग में ना पहाड़, पर्वत, इंसान, जानवर, इन सब की पेंटिंग की जाती हैं। ठीक है ना, तो ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में ही मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल से, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा NCF, NEF, ये हमने ऊपर आपको बता ही दिया, इनके बारे में क्वेश्चन बने हैं। निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये भी मैंने आपको जो है बता दिया है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमर्सी। ठीक है ना, निपुण का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। देखिए हाथी वाला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने आपसे बात कर रही थी, वो इस टाइप से आया हुआ था कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए हाथियों में एक चीज़ होती है कि जो जब बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो मेल हाथी होते हैं तो वो क्या है ना, वो छोड़ के चले जाते हैं, अपनी फैमिली को अलग चले जाते हैं। तो उनके झुंड में सिर्फ हथनियाँ रह जाती हैं, यानी माँ रह जाती हैं और उनके बच्चे रह जाते हैं। जो फादर होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये नहीं है सही। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, क्योंकि झुंड के जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की जो है नेता होती है, वही नेता मानी, क्योंकि उसमें हथनी और बच्चे रहते हैं। ठीक है ना, हथनी और बच्चे ही रहते हैं और कोई रहता नहीं। एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी हाथियों की संख्या, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। इसमें नीचे ऑप्शन कुछ दिए होंगे, जैसे कि ऑप्शन ए केवल ए, केवल बी, ए और बी, ए और सी, ऐसा ये मैंने लिखा नहीं है। तो जिसमें ये होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए आकलन का उद्देश्य
होना चाहिए। बच्चों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, तो देखिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो नहीं बढ़ाना है हमें बच्चों में कि कंपटीशन बढ़े एक दूसरे को लेके। बच्चों का वर्गीकरण और मानकीकरण करना नहीं, ये भी नहीं है। वर्गीकरण भी हमें नहीं करना है। बच्चों में भय पैदा करना बिल्कुल भी नहीं। आकलन का ये तो मतलब होता ही नहीं है कि बच्चे हमसे भयभीत हों, डरें हमसे, नहीं। सीखने में वृद्धि करना, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सीखने में वृद्धि करना हमारा देखिए पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका उद्देश्य मेन सीधा सीधा यही होता है कि बच्चों को हमें कैसे सिखाया जाए, कैसे क्या हो जो बच्चे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकें। उनमें भय पैदा करना, उन्हें डराना धमकाना, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता। तो आकलन का मतलब होता है जो बच्चों का आकलन करते हैं, जैसे कि कॉपी चेक करना वगैरह ऐसा कुछ रहता है, और टेस्ट उनके लेना, तो वो जो आकलन रहता है हर तरीके के रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, सीखने में वृद्धि करना बस। ठीक है, उद्देश्य यही रहता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? देखिए बच्चा सीखना चाह रहा है, सार्थक सीखना चाह रहा है बच्चा, तो बच्चा उत्साहित होगा तो बच्चा बच्चा जो है अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है ना, बच्चा खुश रहेगा तो बच्चा क्या है, अच्छे से सीख पाएगा। गर्व महसूस करेगा अपने ऊपर तो ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है, मैं इसको निकाल सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये अगर गर्व बच्चे में रहेगा तो ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। हाँ, बच्चा चिंतित रहेगा, बच्चे में चिंता रहेगी तो बच्चा क्या है, बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। चिंता बच्चे के सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बाधा डालती है। कौन सी चीज़ है जो बाधा डालती है? तो चिंता। ठीक है, जो चिंता बच्चा करता है, चिंता बच्चे के सीखने में बाधा डालती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए न्यू स्कीमा बनाना, संशोधित करना या मौजूद स्कीमा में बदलाव करना किसके अंतर्गत आता है? न्यू स्कीमा बनाना, बच्चे के अंदर स्कीमा है, बच्चा उसकी जरिए स्कीमा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। क्या है, सीडीपी के क्वेश्चन कराए हुए हैं, टॉप सीडीपी क्वेश्चन, उसमें ये आपको मिल जाएगा। स्कीमा क्या है कि जो बच्चा स्कीमा, बच्चे का जो पुराना स्कीमा है उससे बच्चा नई सोच जो है विकसित कर रहा है, ठीक है ना, उसमें कुछ ऐड कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुकूलन करना, संतुलन नहीं होगा। देखिए अगर आत्मसात और समायोजन, अगर ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया रहता है या फिर दोनों दिए रहते तो करेक्ट आंसर होता, लेकिन अनुकूलन दिया है। अनुकूलन में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, अनुकूलन के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आत्मसातीकरण करना और समायोजन करना। तो क्या है, जो हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं कि जब न्यू स्कीमा बनाते हैं, जब कोई न्यू स्कीमा संशोधित कर मतलब न्यू स्कीमा बनाते हैं और जो हमारे मौजूद स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो समायोजन करते हैं, आत्मसातीकरण करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें अनुकूलन में आ जाती हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अनुकूलन करना। ठीक है, संतुलन नहीं होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। पूर्व संख्या अवधारणा विकल्पों की पहचान करें। पूर्व संख्या से क्वेश्चन बना हुआ है, आप ये टॉपिक पढ़ के जाइए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिलान। बच्चा सबसे पहले देखिए पदानुक्रम नहीं सीखता, बच्चा सबसे पहले क्या है, चीज़ों को मैच करना सीखता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है कैट, या फिर छोटे में हम बच्चों की देखते हैं कॉपियों में टीचर इस टाइप का सिखाते हैं, या फिर बुक्स में इस टाइप का रहता है कि सी बना होता है, डी बना होता है, यहाँ डॉग बना होता है, ठीक है ना, डॉग बना होता है इधर, ठीक है, और इधर बनी होती है कैट, इधर कैट बनी हुई थी। तो हमको क्या है ना, बच्चों को ये बताया जाता है कि इसको मिलाओ आपस में, तो बच्चा डी को डॉग से मिला देता है, सी को कैट से मिला देता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा सबसे पहले मिलान सीखता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? संपूर्ण विकास, देखिए संपूर्ण विकास की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? संपूर्ण विकास की, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है अनुवांशिकता, हेरिडिटी,
भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, सामाजिक परिवेश जो है सोशल इन्वायरमेंट, या फिर ये सभी। देखिए, संपूर्ण विकास की अगर बात हो रही है तो बच्चे का जो पूरा विकास होगा वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। हेरिडिटी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उस पर भी करेगा, जो सोशल इन्वायरमेंट है उस पर भी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है हमारा? इंसान कार्य क्यों करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। मैथ 2 मॉडरेट 2 है, ये क्वेश्चन जो है मैथ से आया था पेडागोजी में, आगे कुछ भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो बस इतना ही है। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो 30 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे हुए गए थे। सॉरी 9 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 9 जनवरी में। 30 तारीख नहीं, मुँह से निकल गया गलती से। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को जो है एक बार रिवीजन करके जाइए। जो मैंने 29 तारीख का वीडियो डाला है वो भी आप देखिए, 28 तारीख का भी आप वीडियो देखिए। ये सारे क्वेश्चन क्या है जो पेपर हो रहे हैं वो यही लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो NEF वाला, सॉरी NEP वाला क्वेश्चन जो है, NCF क्वेश्चन जो है ये पूछे जा रहे हैं। डांस पूछे जा रहे हैं, मिजोरम की भाषा, असम की भाषा। ये क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन हैं जो क्या है बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के जाइए। और मैं आपको राय दूंगी कि जो मैंने वीडियो डाली है पहले की CDP के, जो मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो मैंने अभी EVS के क्वेश्चन डाले हुए हैं, EVS का भंडारा करके एक वीडियो है, और जो अभी उसके बाद जो मैंने वीडियो डाली है इससे पहले EVS की, तो आप उसको भी देख कर जाएँ। वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये सेशन आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, और खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।